जैसे हालात हैं देश के, इन हालात में भी अगर हम हंस सकते हैं तो शायर कहता है कि इस सदी में तेरे होठों पे मसरत की गिरे, हंसने वाले तेरा पत्थर का कलेजा होगा। आज की तारीख में जो देश में सरकार है, केंद्र सरकार, उस सरकार को बचाने के लिए जिम्मेदार कौन है? हमारे समाज के लोग, जो एससी और एसटी के और ओबीसी के जो लोग हैं, जो एमपी वहां बैठे हैं, सिर्फ वो लोग जिम्मेदार। करीब 67 के लगभग एमपी केवल बीजेपी में एससी और एसटी के हैं, 67 के लगभग। अगर वो ही समाज की बात को देखते हुए उसे रिजाइन कर दें, सरकार उसी दिन खत्म हो जाएगी, घुटनों पर आ जाएगी। और एससी एसटी ओबीसी के टोटल अगर देखें तो तकरीबन 250 लोग हैं। उनकी आंखों के सामने उसके समाज को पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है, लेकिन वो सब लोग एक गुलाम की तरह उस हुकूमत का साथ दे रहे हैं जो हम सबको तबाह कर देना चाहती है। और मैं जो यहां सुन रहा हूं वक्फ बोर्ड के विषय में, स्थिति वही है, बिल्कुल हमारे अपने ही मार रहे हैं, कोई दूसरा नहीं है हमें मारने वाला। तो मैंने वहां ये कहा कि जब हम उंगली उठाते हैं किसी दूसरे की तरफ, तो 3 उंगलियां, आप देखिए मेरे हाथ को, 3 उंगलियां मेरे खुद की तरफ उठ रही। तो इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर जो है, हमारे जो भीतर हैं, हमारे समाज के जो लोग हैं, उनको दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। और मैं यहां तक कहूंगा कि रहम की कोई जरूरत नहीं है। बेशक अपना भाई हो, अपना कितना ही बेसगा हो, जो समाज का नहीं वो हमारा नहीं, कोई रहम होना नहीं चाहिए। और मैं समझता हूं अगर ये काम भी हम कर लें तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने वहां भी यही बात कही थी कि ये जितने भी 131 एमपी एससी और एसटी के हैं और बाकी ओबीसी के हैं, तकरीबन 250 के लगभग हैं, इनका इंतजाम करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार को बनाए रखने वाले ये हैं। जितने भी कानून बने हैं, इंक्लूडिंग जो 10% सवर्णों के लिए आरक्षण हुआ है आर्थिक आधार पर, जो पूरी तरह से गैर संवैधानिक है, उसमें भी वोट देने वाले वही लोग हैं। तो वो बहुत बड़े जिम्मेदार है, गुनहगार है, मैं गद्दार कहूंगा उन्हें, समाज के गद्दार है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखिए हमने महमूद भाई ने, हम सब लोगों ने एक प्रयास शुरू किया कि पूरे देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, पहले राष्ट्र के लेवल पे हो, देन स्टेट के लेवल पे हो, फिर कमिश्नरी लेवल पे हो, फिर जिला लेवल पर और तहसील लेवल पर, क्योंकि तहसील तक एडवोकेट होते हैं। हम लोगों को, ये जो पूरा हमारा बहुजन समाज है जिसमें एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी आते हैं, इन सब के वकीलों की एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत है। वो केवल इसलिए नहीं है कि हमें समाज के लिए देना, ये देना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इसलिए भी है कि हमारी अपनी समस्याएं बहुत हैं। आप बताइए, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जज बनना हो तो कौन बाहर से आएगा? वकील ही तो बनेगा। लेकिन है क्या, आप हालत देख रहे हैं। अभी बात चलती है कोलिजियम पर कि कोलिजियम को खत्म करने की बात हो रही है, खत्म करने की। चलो नहीं खत्म करते, लेकिन क्या कोलिजियम बताएगी कितनी ईमानदारी से उसने समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है? कहीं दिया है क्या? फिर के उसी परिवार के जो लोग हैं, चंद परिवार जो हैं, उन्हीं में से लोग आते हैं, उन्हीं में से लोगों को बनाया जाता है। तो ईमानदार कौन है भाई? तो ये जो सारी चीजें हैं, इन सब चीजों को देखते हुए, इसके अलावा हाई कोर्ट के जज बनने हो, मैं यूपी का हाल बताता हूं, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। यूपी में सन 2000 से, अब से 22 साल पहले की बात कर रहा हूं, सन 2000 से लेकर अब तक शेड्यूल कास्ट में से मात्र 2 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है एडीजे में, बाकी कुछ नहीं। और वो भी 2018 में, बाकी सारी सीटें खाली पड़ी हैं। मालूम है किसी को? अगर हम इसके लिए लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? वकील ही लड़ेंगे। बार काउंसिल की बात जो हो रही है, बार काउंसिल में पहुंचना है तो कौन लड़ेगा? वकील ही लड़ेंगे। सो ऐसी बहुत सी लड़ाई है हमारी अपनी। कोई गवर्नमेंट बन जाती है, कहीं भी जो पैनल पे एडवोकेट होते हैं, जो सरकार होती है अपने हिसाब से करती है, तो हमारी अपनी भी समस्याएं हैं। इसके अलावा हमारी एक जिम्मेदारी है अपने समाज के प्रति, जिसे निभाना हमारी जिम्मेदारी है, यह हमारा धर्म है, फर्ज है हमारा। और आप यकीन मानिए, मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, अपना अनुभव भी है और वैसे भी, कि अगर वकील समाज का नेतृत्व करेंगे तो जो समाज के अंदर डर है ना, वो डर बिल्कुल निकल जाएगा। और जिस दिन समाज के बीच से डर निकल गया, आप समझ लीजिए आपकी लड़ाई आपने जीत ली। यह बहुत जरूरी है। कानूनी पेचीदगियां वो हम जानते हैं, आम आदमी को क्या पता है? इवन बेशक कोई पढ़ा लिखा हो, उसे भी क्या पता है?
निश्चित रूप से वकील जानता है संविधान के धज्जियां कैसे उड़ा रहे हैं। सरकार ने कानून बना के कैसे, जैसे किसान का जो कृषि कानून बनाए थे तो संविधान को पूरी तरह से खत्म करके बनाए। जो विषय ही तुम्हारा नहीं है, राज्य का विषय है, उसको कानून बनाना था। संविधान ने उसकी जो मतलब ताकत छीन के अपना बना, उसे सरकार ने उसकी ताकत छीन के अपना बना। लेकिन सरकार ने, कौन बताएगा इसको, कौन समझेगा? और फिर इसके बाद उस कानून में भी और भी जो कानून बने उनमें एक बड़ी क्लॉज अब दो जोड़ दी जाती हैं, दो क्लॉज जोड़ दी जाती हैं। एक कि इनको न्यायपालिका में ले जाने का किसी को हक नहीं है, अदालत में नहीं आप उसको चैलेंज कर सकते। और दूसरे, वो जो कुछ भी कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई किसी भी तरह की होगी नहीं। मतलब एक व्यक्ति आपकी गर्दन काट दे रहा है और आप कह रहे गुड फेथ में काटी है। अबे गर्दन काटना कहां के गुड फेथ है? लठ लेके सीधा करो ना उसको। सो ये जो सारी चीजें हैं कि अदालत को उन सब चीजों से बाहर किया जा रहा है, इसका मतलब साफ है कि आपके मन में जो आए वो आप करते चले जाओ, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। कहीं कानून ऐसा होता है? किसी भी जगह हो, ये तो यहां पे तो क्या लोकतंत्र है, लेकिन कहीं भी हो किसी का तो आप हस्तक्षेप रखेंगे। किसको तो ऐसा होगा कि जो मैंने काम किया है वो सही है या गलत है, उसकी जांच पड़ताल करने वाला। लेकिन अदालत को बाहर रखा जा रहा है। ये जो सारी चीजें हैं, और जिस तरह से आपने CNRC का देखा, सरकार कहती थी कि धार्मिक रूप से इनके खिलाफ अन्याय हो रहा है, लेकिन जो कानून उसने बनाया, जो ऑर्डिनेंस पास किया, उसमें ये बात ही नहीं थी कहीं भी। ये सारी चीजें कौन बताएगा? हम बताएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसको बहुत ही सरल भाषा में, सरल शब्दों में, जिससे अनपढ़ से अनपढ़, आम से आम व्यक्ति भी समझ जाए, उस तरह से हमको बताना ही हमारी जिम्मेदारी है। तो ये काम हमें करना चाहिए और करना पड़ेगा। रही बात, मैं तो आपके साथ हमेशा हूं, 24 घंटे हूं। जब जहां जैसा सदुपयोग आप समाज के हित के लिए मेरा करना चाहें, मैं हमेशा अवेलेबल हूं। रही बात, अभी महमूद भाई कह रहे थे कि आपको जो है लीगल और उसमें रखा जाएगा कैंपेन में, मुझे मंजूर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है कि जब हम लड़ाई लड़ेंगे तो साथियों, गलत कोई भी हो, गद्दार कोई भी हो, बख्शेंगे नहीं किसी को भी। कोई ये नहीं कहेगा कि ये मेरा भाई है, मेरे चाचा है, ताऊ होगा। भाई, समाज की बात समाज के यहां ईमानदारी से करो, इतना ही है। और हमेशा लड़ेंगे, साथ रहेंगे, और डर की तो कोई बात ही नहीं जो सब कह रहे हैं। हालांकि मैं जो शेर से खत्म करते हैं या शुरुआत करते हैं, मैं सोच रहा इतने सारे शेर सुन ले, मुझे तो याद भी नहीं है, कैसे करूंगा शुरुआत। और पता नहीं, एक शेर मुझे याद आ गया, मेरा नहीं है, किसी का लिखा हुआ है शेर, बढ़िया, मैं सुना देता हूं आपको। इस सदी में तेरे होठों पे मसरत की गिर है। आप सबको कह रहा हूं मैं, जैसे हालात हैं देश के, इन हालात में भी अगर हम हंस सकते हैं, तो शायर कहता है कि इस सदी में तेरे होठों पे मसरत की गिर है, हंसने वाले तेरा पत्थर का कलेजा होगा। आधा